दोस्तों ये जो 500 VBI ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं ये है उसका पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 34 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट से आप जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 हम लोग इसमें 35 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। ये 500 VBI ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है उसी का ये पार्ट 2 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 को शुरू करते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। तो आप बताइए किस वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं होगी, इतना से कम नहीं हो सकती, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 1.6 × 10⁻19 कूलम से। तो किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो न्यूनतम मात्रा इससे कम नहीं हो सकता 1.6 × 10⁻19 कूलम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का जो क्वांटम ESU मात्रक में कितना होगा, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 4.78 × 10⁻10 4.78 यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक जो है वो 4.78 × 10⁻10 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। आप बताइए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वो क्या होता है, संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षी। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको करवाया था। तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर होगा वो है संरक्षी यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वो संरक्षी होता है। हम लोग जल्दी जल्दी जो है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये 500 ऑब्जेक्टिव का आपका सीरीज चल रहा है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उसके लिए बता दूं 500 ऑब्जेक्टिव में दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं 35 क्वेश्चन जो है वो आपका लड़ेगा ही, ठीक है। चलिए अब 38 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई देगा। जब हम लोग लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वो क्या काला या पीला या हरा क्या दिखाई देगा, किस तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो जब हम लोग लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वो जो है हम लोगों को काला दिखाई देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जब दो प्रकाश तरंगें व्यक्तिकरण करती है तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है, उस बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा कहां चली जाती है। मतलब पूछ रहा है जब प्रकाश तरंगें व्यक्तिकरण करती है तो कुछ बिंदुओं पर जो अंधेरा हो जाता है और उस बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा जो है वो कहां चली जाती है, उसमें बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण हो जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 39 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, चाल, आयाम। तो बताइए जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो कौन चेंज नहीं होता, वेवलेंथ, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड या फिर आयाम, ठीक है। तो दोस्तों 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। कभी भी प्रकाश का अगर अपवर्तन होगा तो वहां पर सिर्फ एक ही चीज चेंज नहीं होगा, वो है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। बाकी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, चाल, स्पीड वगैरह सब चेंज होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम जो है वो कहां पर प्राप्त होता है, सोडियम वाष्प लैंप से, सूर्य के प्रकाश से, विद्युत लैंप से या फिर मोमबत्ती से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सोडियम वाष्प लैंप से यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम जो है वो सोडियम वाष्प लैंप से प्राप्त होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एक वस्तु निम्न ताप पर उस प्रकाश को अवशोषित करती है तो वह ताप दीप्त अवस्था में उत्सर्जित करती है। इस नियम को प्रतिपादित किया गया है। तो आप बताइए एक वस्तु निम्न ताप पर उच्च प्रकाश यानी कि क्या पूछ रहा है, जब एक वस्तु निम्न ताप पर, ताप जो है टेम्परेचर जो है वो निम्न है और उस प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश को अवशोषित करता है तो वह ताप दीप्त अवस्था में उत्सर्जित करती है, ठीक है। इस नियम को प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने या फिर किरचॉफ ने, जिसको हम लोग इंग्लिश में किरचॉफ भी बोलते हैं, या फिर फ्राउनहोफर द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो आप लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसमें आप लोग कमेंट करेंगे, फिर मैं वीडियो के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में 100% आपको आंसर बताऊंगा। 42 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय प्रेरण समय के साथ बदलता है तो किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो बोलिए केवल डीसी, केवल एसी या फिर एसी और डीसी दोनों। ट्रांसफार्मर जो है वो क्या कार्य करता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल डीसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीसी। ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी वाला कार्य करता है, ठीक है। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है। देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो दोनों तरीके से कार्य कर सकता है, एसी भी और डीसी भी। तो राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, मुलायम इस्पात, तांबा या फिर स्टेनलेस स्टील या फिर अल्निको। तो दोस्तों 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुलायम इस्पात यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46।
सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है इससे बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या फिर वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आभासी और सीधा, यानी कि ऑप्शन ए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, अपचाई ट्रांसफार्मर या फिर उच्चाई ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसफार्मर। जिसका भी आपको आंसर आता है आप लोग तुरंत आंसर को कमेंट कीजिए, या फिर मतलब इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो वो बढ़ेगा। ठीक है, तुरंत आंसर को कमेंट कीजिए, अगर आता है तो, नहीं आता तो फिर आप जो है इसको रिवीजन कीजिए या फिर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन बी। तो युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विद्युत चुंबकत्व के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी। मतलब पूछ रहा है निर्देश तंत्रों में होगी। यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि ये जो विद्युत चुंबकत्व का नियम है इसमें प्रकाश की निर्वात में जो चाल है वो सभी निर्देश तंत्रों में होगी, यानी कि समान होगा, अलग अलग होगा, निश्चित होगा। यानी कि जो वैक्यूम में है, प्रकाश निर्वात में है, वहां पर चाल क्या होगा? सभी प्रकाश का सेम होगा, यानी कि कोई भी प्रकाश हो, रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, ये सब हो। तो 48 का जो दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान, बिल्कुल वो सेम होगा। ठीक है, देखिए अपने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वतः बनी रहेगी? यहाँ पर पूछ रहा है कि एक समान प्लेट संधारित्र परावैद्युत जो है यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो 6 भरना है। ठीक है, अब प्लेटों के बीच की दूरी हमको कितना गुना कर देना पड़ेगा इसके लिए? तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 गुनी। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जितना परावैद्युतांक होगा दूरी हम लोगों को जो है दूरी जो है उतना ही गुना करना पड़ेगा, तो 6 गुनी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब पूछ रहा है कि एक गोलीय चालक को आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अनंत, शून्य, सतह के बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या फिर अपरिवर्तित रहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बढ़ती है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो समांतर प्लेट के संधारित्र के प्लेटों के बीच जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डालेंगे तो उस समय संधारित्र की जो धारिता होगी वो बढ़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर रहता है? कूलम आवेश बटे विभव का अनुपात, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, या फिर कुल आवेश का स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कूलम आवेश बटे विभव। कूलम आवेश बटे विभव, कुल आवेश टोटल चार्ज अपॉन विभव, यानी कि पोटेंशियल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो एक एकाकी चालक के लिए हम लोगों को ये रेशियो लेना पड़ेगा, ये अचर होता है हमेशा, कुल आवेश बटे विभव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैंगनीज। तो बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि संयोजन तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो दोस्तों 53 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है तांबा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो तांबा जो है वो संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। माइक्रो तरंग से विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास है, यानी कि पूछ रहा है कि माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबक तरंग है जिनकी आवृत्ति परास कितना है? माइक्रो हर्ज, मेगा हर्ज, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर मापते हैं वो आपको यहाँ पर यूनिट आपको बताना है। ठीक है, तो 54 का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी। ठीक है, तो माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबक तरंग है जिनकी आवृत्ति परास जो है वो गीगाहर्ट्ज होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, ये जो त्वरित आवेश है वो क्या उत्पन्न करती है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या फिर विद्युत चुंबकीय किरणें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय किरणें, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो त्वरित आवेश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा और आपका बिल्कुल सही टाइम पे सारा ऑब्जेक्टिव को जो है कवर करवा दूंगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग होता है? मतलब पूछ रहा है कि निम्न में से किस, यानी कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग यानी कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन से तरंग का होता है? माइक्रो तरंग का, परावैंगनी का, एक्स किरण का, या फिर गामा किरण का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर नीचे दिया हुआ है गामा किरणें, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो निम्न में से गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, परगामी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो अनुप्रस्थ होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्घ्य है? यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें में से कौन है क्योंकि अवरक्त तरंग दैर्घ्य का आपको सिंपल यहाँ पर वेवलेंथ वगैरह पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10⁻⁴ सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59।
फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? ये जो फ्यूज तार है, जो हम लोग बोर्ड पे फ्यूज यूज करते हैं, उसमें जो तार एक सिंगल तार डबल तार होता है, वो किसका होता है? तांबा का, टंगस्टन का, लेड टिन मिश्र धातु का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का आपका, वो है तांबा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्यूज तार में जो हम लोग पदार्थ का उपयोग करते हैं वो तांबा का उपयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में कौन चीज का उपयोग होता है? अल्ट्रावायलेट किरणें का, अवरक्त किरणें का, दृश्य प्रकाश का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का आपका, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, तीन प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R दिया हुआ है और ये भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजन किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता? तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है जो कि प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको नहीं देखना है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, पता है 61 का आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2R/4। ये जो है कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 2R/4, 3R, R/3, 2R/3, ये तीनों किया जा सकता है, लेकिन B जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 61 का कोई ये नहीं दिया है कि वो देखिए यहाँ पर क्या है कि तीन प्रतिरोधक है जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R दिया हुआ है और ये भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किया हुआ है, ये नहीं कि ये सरणी क्रम में है या फिर ये समांतर क्रम है, वो ऐसा कोई चीज दिया हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को आइडिया लगा के आंसर देना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वही थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, स्काई वेव संचार आधारित है। ये जो स्काई वेव संचार है वो किस पर आधारित है? ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयन मंडल में संचरण पर, आयन मंडल में संचरण पर, यानी कि ऑप्शन सी। तो स्काई वेव संचार जो है वो आयन मंडल में संचरण पर आधारित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है आयनोस्फीयर से, स्ट्रेटोस्फीयर से, ट्रोपोस्फीयर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो रेडियो तरंगों का परावर्तन है वो कैसे होता है, आपको सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आयनोस्फीयर से, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। जो त्वरित आवेश है वो कौन उत्पन्न करती है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि ऑप्शन डी। तो त्वरित आवेश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ये जो लॉरेंज बल की दिशा है वो ज्ञात करने का कौन सा नियम है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाएं और हाथ का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क स्क्रू नियम। ठीक है, या फिर एम्पेयर का तैरने का नियम। तो दोस्तों 65 का जो राइट आंसर है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। मतलब क्या पूछ रहा है कि एक तार में विद्युत धारा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, और उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और उत्तर की ओर जो है दिष्ट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, या फिर उत्तराधर, या फिर ऊर्ध्वाधर? ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 66 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाएगा वृत्तकार, हेलिकल, दीर्घवृत्तीय, या फिर सीधा रेखा। तो पूछ रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है तो उसका पथ क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हेलिकल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हेलिकल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 68। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। तो आप बताइए प्रकाश की किरण जो है वो कब विचलित नहीं होती है? ये क्वेश्चन पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जो है विचलित नहीं होती है कब? जब आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपरिवर्तित होकर निकलने पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दें तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा 10 वेबर, 20 वेबर, शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो यदि डेनियल सेल को हम लोग प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देंगे तो फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, लेंस की शक्ति का मात्रक है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े। इसका जो राइट आंसर वो है डी, डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की शक्ति का मात्रक जो है वो डायोप्टर है। तो दोस्तों हम लोग आज 70 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें तो इसके बाद उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए। और ये पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका पार्ट 3, जिसमें फिर आपको 500 VVI सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आप लोगों के लिए। 12 बोर्ड एग्जाम का यहाँ पर तैयारी हो रहा है, चाहे आप कोई भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, सभी बोर्ड में NCERT सिलेबस है। ठीक है, आपको बिल्कुल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब 35 मार्क्स जो है आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव जो हम आपको करवाएंगे तो 100% गारंटी है दोस्तों 35 क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा।
इतना ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे दोस्तों कि 35 क्वेश्चन आपको लड़ेगा ही, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।